बहुत ही बढ़िया क्लिनिशियन है ये। तो उनके अनुभव को और इनका स्किल को देखते हुए ही हम लोगों ने आज इनको आमंत्रित किया है। और विषय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी जानते हैं कि लंपी स्किन बीमारी, जिसको हिंदी में गांठदार त्वचा रोग बोलते हैं, काफ़ी समस्याकारी बीमारी है। इन दिनों जो है काफ़ी फैल भी रही है बिहार में। बहुत सारे पशु जो है आक्रांत हो चुके हैं। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि हम लोग इस विषय पर चर्चा करें और जानें कि ये क्यों होती है और इसका रोकथाम कैसे हो सकता है, इसका उपचार कैसे हो सकता है। तो स्वागत है डॉक्टर मृत्युंजय कुमार आपका इस कार्यक्रम। सरोज सरोज बाबू, निकलता हूँ मैं थोड़ा सा काम। जी सर। मैं निकल रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ, एक जगह काम है थोड़ा सा हाँ अभी। हाँ हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, ठीक। तो डॉक्टर मृत्युंजय आपका स्वागत है। आप जो है अपना धन्यवाद स्लाइड सर। अगर है तो शेयर कर सकते हैं। चलिए सर। धन्यवाद सर। शेयर हुआ है क्या सर स्लाइड? हाँ, स्लाइड शेयर हो गया सर। इसको इसको फुल स्क्रीन मोड में कर लीजिए। स्लाइड शो में कर लीजिए, हाँ। स्लाइड शो नहीं हुआ सर अभी भी। हाँ हो हाँ, गया हो सर। गया, हो गया। तो ई किसान समाधान कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सिंह दाहिया सर, समन्वयक सरोज कुमार रजक सर, डॉक्टर वाई एस जादवान, सह समन्वयक डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार सिंह, ऑनलाइन मार्गदर्शक डॉक्टर पंकज कुमार, और इस कार्यक्रम से जुड़े किसान भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब इस बीमारी से भली भांति परिचित हो चुके हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लंपी स्किन डिजीज, कभी एलएसडी बोला जाता है, हिंदी में इसे गांठदार त्वचा रोग बोला जाता है। अभी बिहार में इसका व्यापक प्रकोप चल रहा है और बहुत जगह से हम लोग को फोन कॉल आता है, या कहीं कैंप पे जाते हैं या हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे केस बिहार के विभिन्न जिलों से विभिन्न लोगों के द्वारा बताया जाता है। ज्यादातर किसान ही बता देते हैं कि हमारे गाय को लंपी हो गया। तो इस बीमारी को पहचानने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल है इसको पहचानना। एक विषाणु जनित रोग है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं विषाणु का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ लक्षण के आधार पे ही उसका इलाज किया जाता है। और विषाणु जनित ज्यादातर रोग समय के साथ अपने आप ठीक हो जाता है। अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं हो रहा है तो 25 दिन, 21 से 30 दिन के बीच में लंपी भी अपने आप ठीक हो जाएगा। हमें बस यही ध्यान रखना चाहिए कि कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे पैर का फूल जाना, खाना बंद हो जाना, मुंह से लार गिरने लगना, ये सब पे ध्यान रखना चाहिए। अगर इस तरह का हो रहा है तो हमें तुरंत किसी नजदीकी पशु चिकित्सक से सलाह लेके उसका इलाज करना चाहिए। ज्यादातर केस में हम लोग देखते हैं ये जो लंपी है सिर्फ गाय भैंसों में होती है, हमारे बकरी, भेड़, कुत्ता, ये सब में ये नहीं होता। मुख्यतः गाय भैंस का बीमारी है, जिसमें आप देखिएगा शुरू के दिनों में त्वचा पे छोटा छोटा चकत्ता जैसा हो जाता है, और धीरे धीरे ये अचानक होता है। और उस टाइम ज्यादातर पशु खाना खाते रहते हैं, और ये धीरे धीरे गांठ का रूप ले लेता है, मुंह से लार आने लगता है, और इसके कारण काफी उत्पादन में कमी होती है, और पशु में मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारे पशुओं की मृत्यु हो जाती है। और जैसा कि अभी ये किसान भाई बता रहे थे, इसके ट्रीटमेंट में बहुत लागत होता है। लागत क्यों होता है? इसके शरीर पे एक दो नहीं हजारों घाव एक साथ बनते हैं। आप सिर्फ घाव का ही इलाज कीजिएगा तो उसमें डेली आपको 2-3 मलहम का ट्यूब स्प्रे लग जाता है, और इसका आपको कम से कम 10 दिन 20 दिन तक ट्रीटमेंट करते रहना पड़ता है। इसका कारण है लंपी स्किन डिजीज का एक, जैसा मैं बोला, एक विषाणु जनित
पॉक्स वायरस होता है, जैसे गोट में होता है, वही वायरस इसमें भी लंपी कराता है। ये वायरस डीएनए वायरस है और ये बहुत रेसिस्ट होता है, कैसा भी इन्वायरमेंट हो उसमें आराम से जिंदा रह जाता है। और ये जो उसके ऊपर में स्किन होते हैं उसमें रहते हैं, और ये मूलतः जो काटने वाले कीड़ा हैं, जैसे हम लोग देखते हैं किलनी, मच्छर हो गया, कभी कभी मक्खी अगर घाव पे आके बैठ गया, तो ये एक जानवर से दूसरे जानवर में इसको ट्रांसमिट फैलाते हैं। इसके अलावे अगर हम दो पशुओं को एक साथ खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो उनके मुंह से जो लार गिरता है उसके कारण भी ये एक दूसरे में फैलते हैं। ये बीमारी हमारे देश में पहले नहीं था, ये बीमारी मूलतः अफ्रीका का था, जो धीरे धीरे फैलते फैलते हमारे देश में 2019 में आया। और 2022-23 में इसने व्यापक आर्थिक नुकसान हमारे किसान भाइयों का ही नहीं किया, पूरे देश का नुकसान हुआ। और मुख्यतः नुकसान जो होता है इस बीमारी के कारण, उसका कारण है दूध के उत्पादन में कमी, पशु के इलाज में जो खर्च होता है वो काफी होता है, पशु का मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु दर माने अगर 100 पशु बीमार पड़ता है तो उसमें 5 से 10 पशु का मृत्यु हो जाता है। और ज्यादातर वैसे पशुआं इससे अफेक्टेड होते हैं जो विदेशी नस्ल के होते हैं। देसी नस्ल वाले पशु रेसिस्ट करते हैं और वो आराम से निकल भी जाते हैं, उनको कोई हानि नहीं होता। ये बीमारी लगभग अगर 100 जानवर आपके पास है तो उसमें से 40-50 जानवर को होने का संभावना रहता है। ज्यादातर ये बीमारी जो एडल्ट हैं, दूध देते हैं, वैसे पशुओं में होता है। अब 2022-23 में देखा गया था जो 1 लाख से अधिक पशुओं की मृत्यु हो गई थी, और उनके दूध में 30 से 80% का गिरावट आ गया था। और सिर्फ यही हानि नहीं होती, इसके अलावा इसमें जो हमारे पशु का गर्भ धारण करने का क्षमता है उसमें भी गिरावट आ जाती है, बहुत ज्यादा टाइम लेती है, या एबॉर्शन हो जाता है। इससे हमारे पशुपालक भाइयों को काफी नुकसान होता है। ये वायरस जनरली स्किन में रहता है, और कोई भी कीड़ा आके उसको अगर काटता है और काट के दूसरे पशु को काटता है तो वो उसके अंदर उसके ब्लड जो रक्त वाहिनी है उसमें उस कीड़ा को डाल देता है, वायरस को डाल देता है। फिर वायरस जो है लसिका ग्रंथि, जिसको सलेवरी ग्लैंड बोलते हैं, उसके अंदर जाता है, और ये इसका मेन जगह है जहां अपने आप को संख्या को बढ़ाता है, और फिर वहां से छोटे छोटे ब्लड वेसल्स के रक्त वाहिनियों के द्वारा स्किन के नीचे में चला जाता है और उसमें सूजन पैदा करके गांठ बनाता है। ये सिर्फ स्किन को ही इफेक्ट नहीं करता, इसके अलावा ये हमारा जो श्वसन तंत्र है, फेफड़ा है, उसको इफेक्ट करता है, जो हमारा खाने का नली है उसको इफेक्ट करता है, जो प्रजनन का अंग है वो सब में इफेक्ट करता है, और सारे जगह गांठ बना देता है। माने कि यह बीमारी सिर्फ ऊपर ही नहीं दिखता है, पशु के अंदर में भी होता है और पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसके कारण पशु को काफी कष्ट होता है। यह बीमारी जनरली, इसमें लक्षण तो हम बता चुके हैं जो मेन लक्षण है। इसके अलावा जब भी इसको कोई मान लीजिए किडनी काट के एक पशु से दूसरे में फैलाता है तो इसको 4 से 14 दिन लक्षण आने में लग जाता है। कुछ पशुओं में 28 दिनों के बाद लक्षण आता है। मुख्य लक्षण क्या आएंगे? उसमें तेज बुखार होगा, मीन्स 105 106 फीवर आएगा, पशु सुस्त हो जाएगा, बेचैन रहेगा, पशु के सारे शरीर पे, ज्यादातर पशुओं में देखा गया है पहले गर्दन पे, पीठ पे चकत्ता चकत्ता आएगा, फिर वो धीरे धीरे पशु के सारे शरीर पे फैल जाता है। थूथन, छाती, अंडकोश, पैरों पर 2 से 5 सेंटीमीटर का कठोर गोल गांठें बनने लगती हैं, और वो गांठें धीरे धीरे आप कह सकते हैं जो टेनिस बॉल जो होता है उसके साइज का भी हो जाता है, और पूरे शरीर में फैल जाता है। बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। पशु का बाल झड़ जाता है, कुछ गांठें फट जाती है, और जो गांठें फटती है उसमें घाव हो जाता है, और उसी घाव के इलाज में पशुपालक भाइयों का सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद होता है। आंख से पानी आता है, नाक से भी पानी आने लगता है, पशु चारा खाना बंद कर देती है, टांगों, गर्दन, अंडकोश, जाबड़ा में सूजन आ जाता है। किसी किसी पशु को देखिएगा एक पैर फूल जाएगा, और उस पैर में जब आप अपना अंगूठा को दबाइएगा तो वो धंसा रह जाएगा। किसी किसी पशु का चारों पैर फूल जाता है। किसी पशु के, जैसे अभी एक दिखा रहे थे, दोनों पैरों के बीच में स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है। तो ये सब
पानी जमा होने के कारण हो जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो है, रक्तवाहिनियां है, वो फूल जाती हैं, जिसके कारण पानी बाहर आ जाता है। तो ये सब कंडीशन अगर इस तरह का आ रहा है तब पशु को तुरंत इलाज की जरूरत होती है। ये कुछ वीडियो है, मैं लास्ट में दिखा दूंगा। पशु में गर्भपात होता है, प्रजनन दर में गिरावट आती है, कुछ मामलों में बांझपन आने लगता है। इसके अतिरिक्त शरीर में अगर घाव है तो उस पे आके मक्खियां बैठेंगी और मक्खियां जो है अंडा देंगी, जिसके कारण उस पे कीड़ा आ जाएगा, जिसको हम लोग मैगोट बोलते हैं। तो मैगोट वाले घाव को पहचानने का तरीका है कि जब भी किसी की घाव में मैगोट होगा, कीड़ा होगा, तो उससे दुर्गंध आएगा और उससे खून का रिसाव होगा। तो ये भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन है एलएसडी का। मृत्यु दर जो है पशु का, या उसमें जो बीमारी कितने पशुओं में फैलेगी, ये उसके उम्र पे डिपेंड करता है, नस्ल पे डिपेंड करता है, और प्रतिरक्षा माने बीमारी से लड़ने की शक्ति पे डिपेंड करता है। और ये एक ऐसा बीमारी है जो पशु के शरीर का प्रतिरक्षा करने की क्षमता में कमी के कारण ही होता है, जैसे कोरोना में होता था, सेम उस तरह का। निदान इस पशु का जैसे डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसके लिए लक्षण काफी है। हम गांठें देख के, तेज बुखार देख के और इसके फैलाव के बारे में जानकर आराम से बता देते हैं कि एलएसडी हमारे पशु को हो चुका है। और डॉक्टर ही नहीं, आज के दिन में जैसे थनैला को किसान आराम से पहचान रहे हैं, उसी तरह से एलएसडी को भी बड़ी आसानी से किसान पहचान कर डॉक्टर को बताते हैं हमारे पशु को एलएसडी हो गया है। बहुत सारे तरीके हैं पीसीआर वायरस को आइसोलेट करना के लिए, एलिजा, ये सब सैंपल लैब में भेज के हम लोग इसका टेस्ट करा सकते हैं। कुछ बीमारियां हैं जिससे इसको डिफ्रेंशिएट हम लोग इसको विभेदन कर सकते हैं, जैसे थिलेरिया होता है लेकिन उसमें गांठ नहीं बनेगा। स्किन में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है जिसमें गांठ बनता है एलर्जी के कारण। जैसे शुरू के स्टेज में एलर्जी और एलएसडी में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर एलर्जी रहेगा तो आप एविल का इंजेक्शन लगाएंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन एलएसडी है तो वो कभी ठीक नहीं होगा, वो धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसका उपचार। उपचार कैसे करें? उपचार मुख्यतः लक्षण के आधार पे किया जाता है, और जब भी हम उपचार का सोचते हैं तो समग्र दृष्टिकोण वाले उपचार के बारे में सोचते हैं। मीन्स पशु का पोषण पे भी ध्यान देना होगा, पशु के मानसिक स्थिति पे भी ध्यान देना होगा, और उसके एनवायरनमेंट के बारे में भी ध्यान देना होगा। और अगर पशु को बुखार और दर्द ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए आपको हमेशा पशु चिकित्सक का सलाह लेना। अब पशु पालक भाई को देखते हैं, जैसे उनके गाय के शरीर पे जैसे ही चकत्ता चकत्ता होता है, वो तुरंत डॉक्टर से या जो अवेलेबल है उनके पास, उन लोगों से सलाह लेके उसको एंटीबायोटिक का इंजेक्शन देने लगते। तो हम सलाह देंगे कि इस कंडीशन में आप कोई मेडिसिन न दें शुरू के स्टेज में। अगर बुखार नहीं है तो इसी कारण लागत बढ़ रहा है, उसको 5-7 दिन तक वो आराम से खाना खाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर ज्यादा प्रिकॉशन चाहते हैं तो आइवरमेक्टिन का एक इंजेक्शन और एक लिवामिजोल करके मेडिसिन आता है, उसका एक इंजेक्शन देके छोड़ दें। लिवामिजोल जो है पशु की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे वो बीमारी को हार्म करने का जो कैपेसिटी है उसको कम कर देगा। आइवरमेक्टिन एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी पाया गया है, हम लोग कोरोना में भी खाते थे। इसके अलावा वो पशु में कीड़ा जो बाद में घाव होगा, फटेगा, उसको होने की संभावना को कम कर देगा। तो ये 2 इंजेक्शन हम लोग बराबर यूज करते हैं। जिस पशु को शुरू के स्टेज में दे देते हैं उसमें ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम नहीं आता है। इसके अलावा अगर पशु को बुखार आ गया तो एंटीपायरेटिक जो बुखार का दवा है पैरासीटामोल देना ही पड़ेगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन को, जैसे पैर फूल गया तो पानी जमा है, तो उसके लिए जो बीमार अवेलेबल है मेडिसिन वो यूज करना है। वो मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के सहयोग से यूज करना चाहिए, खुद नहीं करना चाहिए। कोई एक एंटीबायोटिक आपको यूज करना होगा। एंटीबायोटिक यूज करने के भी समय आपको ध्यान रखना है, अगर घाव फटने लगे तभी एंटीबायोटिक यूज करना चाहिए, क्योंकि जब भी एंटीबायोटिक आप यूज करते हैं इसको लंबे समय तक यूज करना होगा, माने 7 से 10 दिन। और इसलिए जब भी एंटीबायोटिक जो हम लेते हैं वो जो कम दाम में मार्केट में अवेलेबल है, जैसे स्ट्रेप्टोपेंसिलिन है, इंडोफ्लॉक्सासिन है, इस टाइप का एंटीबायोटिक आप लीजिए। अब आप सिफ्ट्रैक्जोन यूज करेंगे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा है, सिफ्टायोफर करेंगे तो उसका
कॉस्ट ज़्यादा है, तो हमेशा सस्ता वाला बेस्ट एंटीबायोटिक है इसके लिए। डाइक्स्टिसिन शुरू के स्टेज में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, उसको यूज करना चाहिए, और जब भी देते हैं 7 से 10 दिन देना है। इसके अलावा एंटीहिस्टामिनिक में एविल दे सकते हैं, वो एलर्जी को कम करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसमें आपका कोई खर्च नहीं है, वो है नीम का पत्ता। उसको तोड़िए, उसको बॉयल कीजिए पानी में, और उस पानी से अपने पशु को डेली धोइए। और हमको लगता है बिहार में ज्यादातर किसान जिनको एलएसडी हुआ है वो ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर घाव हो ही गया तो उस कंडीशन में थोड़ा गर्म पानी करके उसमें लाल पोटास आता है, एक चुटकी डाल के घाव को धोइए और बेटाडीन लगाइए। लाल पोटास सस्ता दवा है, ज्यादा दिन तक चलेगा और आपको कम खर्च होगा इसमें। इसके अलावा बहुत सारे स्प्रे मार्केट में अवेलेबल हैं। बेटाडीन का स्प्रे है, नीम तेल अवेलेबल है, उसको यूज कर सकते हैं। लोरेक्सिन ऑइंटमेंट है, हिमेक्स ऑइंटमेंट है, ये सब यूज कर सकते हैं। कीड़ा से बचाव के लिए आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन दे सकते हैं। मक्खी भगाने के लिए बहुत सारे स्प्रे, नीम युक्त जो भी स्प्रे है उसका यूज कर सकते हैं। और जानवर को हमेशा खुली जगह पे रखना चाहिए। इसके अलावा जैसा कि हम देख रहे हैं ये स्किन को अफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए जो भी विटामिन ए डी ई का इंजेक्शन है वो स्किन को ठीक करने का काम आता है, तो उसका भी यूज हमें करना चाहिए। इसके अलावा कुछ वैकल्पिक उपचार भी इसके लिए अवेलेबल है एलएसडी का, जैसे आयुर्वेदिक हर्बल उपाय में नीम का तेल, हल्दी, नारियल तेल का लेप त्वचा पर लगा सकते हैं जहां भी घाव है। तुलसी का अर्क भी यूज कर सकते हैं, ये त्वचा के सूजन को कम करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु अश्वगंधा, गिलोय, अमलतास। अश्वगंधा, गिलोय, गिलोय तो आराम से मिल जाता है, यूज कर सकते हैं। वो भी नहीं मिलता है तो अमलतास दे सकते हैं, अमलतास का फल दे सकते हैं, पत्ता दे सकते हैं। होम्योपैथी में लोग सल्फर, रस्टॉक्स, थूजा आदि दवाओं का सेवन करते हैं। अब अगर बीमारी हो चुका है एक गाय को, तो दूसरे गाय को कैसे बचाएं? इसके रोकथाम के लिए सबसे सरल इलाज है, पहले जिसको हो गया उसको बाकी से अलग कर दीजिए। अगर अवेलेबल है तो एक बड़ा मच्छरदानी बनाइए, उसके अंदर बीमार गाय को रखिए, क्योंकि ये ज्यादातर मच्छर के द्वारा फैलता है और किलनी के द्वारा, जो शरीर पे टिक होता है उसके द्वारा फैलता है। और जो पशु बीमार है उसको कम से कम 28 दिनों तक जो हेल्दी पशु हैं उनसे दूर रखना है। जो भी सामान बीमार पशु के यूज के लिए उपयोग हो रहा है उसको डिसइंफेक्टेंट से धोना पड़ेगा, जैसे चारा का बर्तन है, पानी टंकी है। कीटाणुनाशक का आपको उपयोग करना पड़ेगा। पशु में अगर किलनी है तो किलनी का दवा बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, बोटॉक्स है, मिथराज है, ये सब आपको यूज करना पड़ेगा। क्योंकि किलनी, आप जितने भी एलएसडी के केस हो रहे हैं ज्यादातर पशुओं में किलनी भी पाया जा रहा है। इसके अलावा संक्रमित पशुओं की पहचान कर तुरंत पृथक करना है। कीट का नियंत्रण, जैसे मैं बोला, मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं। उपयोग होने वाले उपकरणों, वाहनों का अच्छी तरह से डिसइंफेक्टेंट, कीटाणुनाशक दवाओं का उपयोग करना होगा। स्वस्थ पशुओं का संपर्क किसी भी परिस्थिति में संक्रमित पशुओं से नहीं होने देना है। इसके अलावा कोई भी मेला हो रहा है, पशु मेला हो रहा है, उसमें पशु को लेकर न जाएं अभी के समय में। अगर ले भी जा रहे हैं तो लाने के बाद उसको अलग करके रखें दूसरे पशुओं से। आवाजाही पर निमंत्रण नियंत्रण एक बड़ा कारण है। हम लोग भी कहीं जाते हैं, वहां से भी किसी कारण से अगर किसी दूसरे जानवर का सलाइवा कपड़ा में लग गया तो, और आके अपने जानवर को देखते हैं, तो वहां से भी इसका फैलाव हो सकता है। तो आवाजाही पे निमंत्रण बहुत जरूरी है। इस बीमारी का सबसे अच्छा रोकथाम है वैक्सीनेशन। और पहले हमारे देश में लंपी प्रोवैक्स वैक्सीन उपलब्ध था, लेकिन 1 साल से ये बंद हो गया। इसके जगह पे अभी बिहार सरकार जो है कैप्री पॉक्स का वैक्सीन दे रहा है, जो इफेक्टिव है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है जितना लंपी प्रो वैक्सीन था। और अभी कुछ ही दिनों में एक और वैक्सीन जो है बायो लंपी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल होने वाला है। ये आ जाने के बाद इसका टीका बहुत 99% इफेक्टिव है। अगर एक बार लग जाएगा तो पशुओं में इस बीमारी के होने की संभावना 9 के बराबर रहेगी।
अभी बिहार सरकार कैप्रीपॉक्स का दे रहा है वैक्सीन, जो 60 to 80% प्रोटेक्शन जानवरों में दे रहा है। तो किसान भाई कहते हैं जो वैक्सीन दे दिए फिर भी हमारे जानवर को हो जा रहा है, तो इसका कारण यही है, जो वैक्सीन आज पड़ रहा है वो 100% प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है, क्योंकि वो बना हुआ है बकरी के लिए, और वैक्सीन दूसरा नो अवेलेबल होने के कारण हम लोग गाय में यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जो बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं देगा, वो प्रोटेक्शन देगा, 100% नहीं देगा, 60 to 80% जानवर में जरूर प्रोटेक्शन देगा। तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे, जिन भी किसान भाइयों को एलएसडी का प्रॉब्लम है, या आपके अगल बगल में भी एलएसडी का प्रॉब्लम हो रहा है, अपने पशु को बचाने के लिए आप सबसे अच्छा है मच्छरदानी का उपयोग कीजिए। नीम के पत्ता से डेली अपने पशुओं को धोइए, नीम के पत्ता को जलाइए आसपास में, जिससे मच्छर नहीं आए। पानी जमा हो रहा है उस पे ऑयल का छिड़काव कीजिए, जिससे मच्छर का ब्रीडिंग नहीं हो। और ये बीमारी ज्यादातर मानसून के सीजन में या ठंडा सीजन में आता है। जैसे ही अभी बारिश चालू हुआ, आप देख सकते हैं कि इसका फैलाव कितना तेजी से फैल रहा है। इसके अलावे शुरू के दिनों में ही एक आइवरमेक्टिन और एक लिवामीजॉल का इंजेक्शन लगा दें। इतना करने से आपके बीमारी का जो लक्षण सीवियर होना चाहिए था उसमें जरूर 50% 60% का गिराव आएगा। हम लोगों ने बहुत केस में इसको देखा है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। घाव हो जाने के बाद ही एंटीबायोटिक का उपयोग करें, या पशु खाना बंद कर दे बिल्कुल, या बुखार हो जाए पशु को तभी एंटीबायोटिक और जो बाकी दवाइयां हैं उसका उपयोग करें। ऐसा करके आप पशु पे होने वाले खर्च को घटा सकते हैं। एलएसडी में हम लोग के भी घर में होता है, एक एक पशु पे 5 से 10 हजार रुपए का खर्चा होता है। और 1 हजार घाव को आप 10 मलहम भी दिन भर में लगा देंगे तब भी वो भरने वाला नहीं है। तो उसके जगह पे भी आप नीम के पत्ता, नीम ऑयल, ये सब का यूज करके अपने खर्च को कम कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बार फिर धन्यवाद करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। सरोज सर। हाँ जी, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने बताया, और सबसे अच्छा लगा कि आपने सिस्टमेटिक तरीके से बताया कि इस रोग का कारण क्या है। एक तरह का वायरस होता है, वायरस जनित बीमारी है, पॉक्स वायरस से होता है। लक्षण बताया, इसके लिए बचाव के लिए तरीके बताए, बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताए। और फिर इसका उपचार प्लस उसमें भी अल्टरनेटिव मेडिसिन के द्वारा भी कैसे हम लोग उपचार कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि अभी जो है एंटीबायोटिक्स के बहुत ज़्यादा प्रयोग करने की वजह से बहुत तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो हम लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ भी जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में भी बहुत अच्छा तरीके से बताया। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किन्हीं को कोई कुछ प्रश्न है, इसमें कुछ जानना है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। रविंदर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, पहले अनम्यूट कर लीजिए फिर बोलिए। अमित गोंड जी। हाँ। सर ये पूछना था मुझे डॉक्टर साहब से कि अगर नीम की पत्ती से धो रहे हैं, अगर नीम को पत्ती को पशु को खिला भी सकते हैं? खिला सकते हैं, उससे कोई हानि नहीं है, लेकिन पत्ती खाएगा नहीं, तीखा होता है ना, इसलिए जी। खाएगा नहीं। अगर खा ले तो अच्छा है, ज्यादा कड़वा काम स्वाद नहीं, करेगा। एक होता दो। है। स्वाद लेकिन कड़वा नीम होता के है तो पत्ती नीम को का पत्ती का, बॉयल हाँ। करके जरूर, अभी के टाइम में आपके यहाँ तो यूपी में नहीं है लेकिन बिहार में बहुत व्यापक स्तर पे फैला है। हमारे पशु को जरूर 1-2 दिन में एक बार नीम के पत्ती से, अभी जो स्वस्थ पशु है उसको भी धोना चाहिए। सर हाँ मैं मेरा एक सवाल था हाँ, रविंदर जी पूछिए। कि जैसे अभी बताया कि 60 और 40 मतलब वैक्सीन में ये काम करता है, बकरियों के लिए ये है। तो मैं ये कहना चाहूँ जो गोट पॉक्स का वैक्सीन है वही वैक्सीन है क्या? हाँ, गोट पॉक्स का ही वैक्सीन है। अभी लंपी का कोई वैक्सीन हमारे देश में नहीं है। एक वैक्सीन बन चुका है, मार्केट में बस आने वाला है। एक वैक्सीन 2 साल पहले बना था, कुछ यूज हुआ किसी कारण से, फिर वो बंद हो गया। वो वैक्सीन काफी इफेक्टिव था, 100%। हम लोग के यहाँ फार्म में भी यूज हुआ था, कभी एलएसडी नहीं हुआ। लेकिन सर अभी एक जो हमारे पास जो हाँ रविंदर जी, हम आपको यहाँ एक चीज बताना चाहेंगे थोड़ा सा, कि जो गोट पॉक्स का वैक्सीन लग रहा है, इसको आप लोग ये मत समझिए कि गलत वैक्सीन लग रहा है। नहीं, मैं वो ठीक है। नहीं गलत कह रहा नहीं है। हूँ, हाँ, मैं क्योंकि ये ये जानना पॉक्स चाह रहा था। वायरस से ही होता है। अभी जी जी। डॉक्टर साहब ने जो पॉक्स कारण वायरस बताया, दोनों है। वायरस वायरस जनित बीमारी है, विषाणु जनित बीमारी है, और विषाणु का नाम ही है पॉक्स वायरस। ठीक है। हाँ हाँ। और गोट पॉक्स भी पॉक्स क्रॉस वायरस से ही प्रोटेक्शन देता होता है। है। तो नहीं नहीं, मैं उससे प्रभावी तो है।
हाँ सर ठीक है। मैं ये इसलिए पूछा हाँ तो कि थोड़ा ये सा उसका बकरियों बेटर भी वैक्सीन अभी डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जस्ट लॉन्च करने वाला है, आने वाला है। तो जैसे वैक्सीन आ जाता है सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं, लेकिन वो तो अलग है सर, वो सरकार की तरफ से मिलता है वो अलग है, लेकिन मैं इसलिए पूछा कि मैं अपने बकरियों को देने के लिए वैक्सीन लाता हूँ पटना से, गोट हम्म, पॉक्स का, तो वही मैं अपने जानवर को भी दे सकता था कि नहीं? यहाँ सेम वैक्सीन है, सेम वैक्सीन। बिल्कुल दे नहीं सकते इसके हैं, हाँ। सर अगर ये हम मानिए बकरियों को 1 ml दो, देते हैं तो हाँ ये गाय में कितना देंगे? गाय में भी 1 ml ही रिकमेंडेड है, 2 ml एक तक एम लोग यूज करता है। अच्छा अच्छा। एक अच्छा ही एक चीज बार और देना सर, है, ये 6 महीना सभी बाद को फिर दे रिपीट करेंगे। सकते हैं सर? ये सभी हाँ? जानवर को, जैसे प्रेग्नेंट है, नहीं, प्रेग्नेंट में नहीं यूज करेंगे। प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट वाले में को यूज छोड़ नहीं देंगे, करना है। लेकिन रविंदर जी, हाँ, प्रेग्नेंट एनिमल को ना बीमार जानवर से आप अलग रखेंगे। जैसे अगर आपके आसपास किसी पशु को एलएचडी हो गया है, या आप ही के पशु को हो गया है ना, और कोई प्रेग्नेंट एनिमल उसको नहीं हुआ, तो उसको तुरंत अलग कर दीजिए। ठीक है, उसको होने की संभावना है ना, उसको बचाना है होने से। चलिए, और किन्हीं को पूछना है? हाँ सर, मेरा भी एक प्रश्न था। हाँ जी सर, इसका तो जैसे लक्षण दिखाई दिया तो सर बोल रहे थे कि शुरू में आप प्रिकॉशन नहीं के तौर पर करेंगे। आइवरमेक्टिन दे सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन हाँ बाद में हाँ। देखा जाता आई है सर कि उतना देने के बावजूद भी पशु की मृत्यु हो जाती है। मेरे पास परसों नहीं। जो एक बाछी थी, उसके वो गिर हाँ। प्रजाति की थी। वो लगभग 8 दिनों हम्म से बीमार थी और सारा दवा मेडिसिन होम्योपैथिक का भी सहयोग लिया गया, लेकिन वो बाछी है जो मर गई। इसमें क्या है तो ना, देखिए होम्योपैथी जो यूज करते हैं उसको टाइम चाहिए काम करने के लिए। तो या तो हमारा पशु को ये हम बोल रहे हैं ना, 21 दिन बाद, 20 दिन बाद अपने आप ठीक होने लगता है वायरस का जी बीमारी। जी जी तो जी हमको लगता है शुरू के दिनों में होम्योपैथी यूज करना बहुत उपयोगी नहीं है। तो आप जब भी यूज करते हैं, अगर उसका घाव नहीं फटा है, बुखार नहीं है, तो कुछ भी देने का, खाली लाल पोटाश से धोइए या नीम पानी से धोइए। अगर बुखार हो रहा है, गांठ गांठ बहुत ज्यादा हो गया, खाना नहीं खा रहा है, तो अब एंटीबायोटिक यूज कीजिए, एक एंटी जी हिस्टामिनिक यूज कीजिए। और जब भी जी यूज करते हैं 5 दिन 7 दिन कम से कम एंटीबायोटिक देना होगा। जी 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 और मरने का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आज तक जितने जानवर को देखा हूँ, मुझे याद नहीं है कोई मरा है। लेकिन मरता है बहुत लोग, हम देखे हैं, बहुत जी सीवियर जी भी जी जी होता है। आपको एक वीडियो दिखाना था, आप लोग तो देख ही चुके हैं, तो क्या दिखा। जी सर जी। देखिए, हाँ, अब हम ये यहाँ बताना और चाहें। सर, कल एक गाय का भी वीडियो मैंने शेयर किया था। हाँ तो हाँ। उसको आराम है, जो छाती के बायां भाग वाला पैर में भी सूजन है और छाती में भी सूजन है, लेकिन अनिल सर उपचार बताए, उससे कुछ आराम है। और हम्म, डेली है जो डाइक्रिस्टिसिन का इंजेक्शन दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जी ठीक है। सही है। ठीक है, लेकिन उसको वो, डाइजेस्टिसिन कम से कम 7 से 10 दिन दीजिए। जी जी लगातार पड़ रहा है सर उसको, लगातार जी पड़ रहा है, देखिए लेकिन आप ये लोग, डर लग हाँ, रहा है डॉक्टर सर कि साहब, वो डॉक्टर घाव ना मृत्युंजय ने बन जो जाए अभी अंदर। बताया ना, आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिए। एंटीबायोटिक इस बीमारी में थोड़ा ज्यादा दिन चलता है। आमतौर पर एंटीबायोटिक 5 दिन से 7 दिन तक दिया जाता है ना। आमतौर पर एंटीबायोटिक हम लोग कितना दिन देते हैं? 5 से 7 दिन देते हैं। लेकिन जब 3 दिन में लंपी किसान स्किन लोग बंद बीमारी करते हो, हैं। तो एंटीबायोटिक मिनिमम आपको 7 से 8 दिन देना पड़ेगा, है ना। जी बीमारी जी थोड़ी गंभीर है। और बता रहे थे कि जो ब्लड वेसल्स में इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, अंदर में भी सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो चूंकि अंदर दू- से भी हम लोग तो दूध। बाहर से सिर्फ देखते हैं ना कि गांठ बन गया है। जी जी पशु को समस्या सोचिए, उसको अंदर भी है, काफी तकलीफ हो रही है, काफी दर्द हो रहा है। तो और एक बीमारी और अंदर से भी नुकसान कर रही होती है। इस वजह से आप जो है, जो दवा बता रहे हैं डॉक्टर साहब, वो दवा प्रयोग कीजिए, और एंटीबायोटिक थोड़ा ज्यादा समय तक देना होगा। और एक और बात है सर, अगर हाँ कहीं पे फूल रहा है और उसको हाँ। दबाने से आपका अंगूठा अंदर चल रहा है, तो आप मैग्नीशियम सल्फेट पाउडर का लेप उस पे लगा सकते हैं, ग्लिसरीन में या पानी में भी। लेप लगाने से अंदर से पानी निकलेगा, उस जो स्वेलिंग है वो घट जाएगा। थन में जी भी जी कभी कभी स्वेलिंग आ जाता है, पैर में आ जाता है, घुटना में आ जाता है, तो इस पे आप लगा सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट बहुत आराम से मिल जाता है। जी सर जी। चलिए ठीक है। तो
अब सर हम कुछ लोग कहना चाह रहे कार्यक्रम हैं को कंक्लूड करते हैं। और सर कुछ कहना चाह रहे हैं हाँ हाँ, हम निदेशक सर। डायरेक्टर एक्सटेंशन सर आज कौन करना चाह रहे हैं? हम निदेशक हम सर, डायरेक्टर हम सर। थोड़ा डी सर को भी रिक्वेस्ट करते हैं जी। हाँ, तो हम डॉक्टर निर्मल सिंह दहिया सर जो हमारे निदेशक प्रसार शिक्षा हैं, तो सर से मैं अनुरोध करूंगा कि सर इस कार्यक्रम के बारे में और हमारे दर्शकों को कुछ कहें सर, प्लीज। धन्यवाद डॉक्टर सरोज। किसान भाइयों को भी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार सर। देखिए, ये जो प्रोग्राम आप लोगों के लिए रखा जाता है, ये बहुत ही लाभकारी प्रोग्राम है। मैं हमारी पूरी टीम को, स्पेशली डॉक्टर सरोज, डॉक्टर मृत्युंजय जी, जिन्होंने आज बहुत ही डिटेल में आप लोगों को एलएसपी जो स्किन डिजीज है, जो कि बहुत ज्यादा आर्थिक जो है नुकसान पशुपालकों को करती है, उसके बारे में बहुत डिटेल में बताया। और मैं समझता हूँ किसान भाई अच्छे से जो जानकारी डॉक्टर साहब ने शेयर की है, उसको अगर आप अच्छे से मनन करेंगे और उसको अडॉप्ट करेंगे तो जरूर आप लोगों को लाभ होगा। मुख्य तौर से आप कोशिश ये करें कि दवाइयों तक जाने की जरूरत नहीं पड़े। जो इन्होंने प्रिकॉशंस बताई हैं, सावधानियां बताई हैं, सावधानियों पर जरूर ध्यान रखें। अपने पशु को साफ सुथरा रखें। नीम के पत्तों का जो भी है उबाल करके और उस पानी से उसको धोएं, जो आपने बताया उसका स्नान कराएं। तो जो भी प्रिकॉशनरी चीजें हैं, उन चीजों को अगर आप अडॉप्ट करेंगे अपने जीवन में तो जरूर आप लोगों को लाभ होगा। तो मैं पुनः सभी किसान भाइयों को और मुख्य तौर से हमारी जो टीम है वैज्ञानिकों की, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से आपको जानकारी प्रदान की है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और समझता हूं कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम विश्वविद्यालय की तरफ से किसान भाइयों के लिए किए जाते रहेंगे। और मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर बिहार जो स्टेट है उसमें जितने भी पशुपालक भाई हैं, उन सभी को उन सभी की मदद के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, बहुत ओके। बहुत सर आभार। आप कार्यक्रम सर में एक मिनट साथ में सर। आपके काफी बिजी शेड्यूल था, उसके बावजूद सर ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर मृत्युंजय कुमार को, सर क्योंकि एक मेरा समय चूंकि प्रश्न है ऑड था और सभी के लिए ऑड था, सर। तो सर डॉक्टर अभी कोई मृत्युंजय को क्वेश्चन भी पूछ रहा है? सर कुछ हाँ, रविंदर जी कुछ कुछ बोलना है चाहते उनका। हैं, बोलिए। जी सर। सर एक कह रहे हैं कि जो 31 तारीख का मैंने वेबिनार चला था, हाँ हाँ, उसका वीडियो दोबारा इसमें डाला गया, क्या कि 31 तारीख का मैं नहीं जुड़ सका था, क्योंकि मेरे गया जिला में कि उप मुख्यमंत्री से एवं कृषि मंत्री जो हैं वो आए थे, हमारे यहाँ प्रोग्राम था, और बिल्कुल। उस प्रोग्राम में मुझे वक्ता के रूप में मधुमक्खी पालन और गेंदा के फूल पर देने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसके वजह से अच्छा, मैं नहीं जुड़ सका था सर। चलिए चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, आप जानने को इच्छुक हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके। और उस वीडियो को मैं ग्रुप में उसका लिंक में शेयर कर दूंगा। यूट्यूब पे ऑलरेडी वो वीडियो आ चुकी है उस कार्यक्रम का। ठीक है, जी मैं उसका लिंक जी। शेयर कर दूंगा, आप कार्यक्रम को पूरा देख लीजिएगा। बहुत अच्छा और ये एक कार्यक्रम हुआ था। प्रमाण पत्र हाँ जारी करने का था, इसमें वो क्या था सर कि ये जो वेबिनार में जुड़ेंगे या कैसे, हाँ हाँ इसके लिए हाँ, क्या था? चलिए मैं उसको ग्रुप में डाल दूंगा, आप ग्रुप में तो हैं ही, आप जी देख लीजिएगा वहां से। चलिए ठीक है, तो सभी को धन्यवाद देते हुए अब हम इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। और हम लोग पुनः मिलेंगे अगला तीसरा शनिवार को जो है, अगले कार्यक्रम में मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, और जो भी प्रश्न आएंगे इसके बाद उन प्रश्नों के साथ। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर।